बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुरवक़ार तक़रीब में आपका मेज़बान रहमान फ़ारिस साहब को तहे दिल से खुशामदीद कहता है। आज की इस तक़रीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में बैठकर आप सब लोग इस बात से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि अदब की ख़िदमत मरकज़ी धारों में और सेंटर स्टेज पे और मेन सिटीज़ में जो कि उर्दू शेर व अदब के साथ जुड़त रखते हैं, करना ज़्यादा सहल आसान काम है बनिस्बत इस बात के कि आप उर्दू के मरकज़ी धारों से न सिर्फ़ ये कि हज़ारों मील दूर बल्कि 7 समंदर पार किसी ऐसी बस्ती में उर्दू की शम्मा जलाएं कि जहाँ उर्दू ज़बान का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक ना हो, जहाँ की सरकारी ज़बान, जहाँ की गलियों की ज़बान, जहाँ के दफ्तरों की ज़बान, जहाँ के घरों की ज़बान उर्दू ना हो। और वहाँ बैठकर अगर आप अपने और अपने ख़ानवादे को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों बहन भाइयों को उर्दू शेर व अदब के साथ जोड़े रखते हैं, तो ये उर्दू मरकज़ी धारों की कोशिश से कहीं ज़्यादा सराही और चाही जाने के काबिल है। हमारे आज के साहिब शाम जो कि गायबाना अपनी किताब के ज़रिए आज की इस तक़रीब में शामिल हैं, अदील ज़ैदी साहब, वो भी इसी कबील से ताल्लुक़ रखते हैं कि अमेरिका में ह्यूस्टन में बैठकर भी उन्होंने न सिर्फ़ ये कि अपना बल्कि अपने ख़ानदान का और अपने दोस्तों का ताल्लुक़ जो है वो उर्दू ज़बान से जोड़े रखा है। मेमन सादात के नहायत इल्मी घराने और एक मोतबर ख़ानवादे से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी, वो भी एक मौक़र तारीख़दान थे। तारीख़ पर बेशुमार उनकी मुतअद्दिद किताबें हैं, जबकि शायरी की भी उनकी 2 किताबें हैं। जबकि अदील भाई जो हैं ख़ुद इनकी चार इनके शेरी मजमूए हैं, जिनमें चलते चलते जो कि 1998 में मंज़र आम पर आया, उसके बाद कहाँ आ गए हम 2008 में, और अज़ान मजलिस 2009 में, और उसके बाद क़र्ज़े जाँ जिस मजमूए की तक़रीब रुनुमाई में आज सब अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अपनी अपनी बेशकीमत मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर आप सबका एक बार फिर इश्क़ाबाद के प्लेटफॉर्म से कि जहाँ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदील भाई जो हैं, अदील ज़ैदी, ये 12 साल कबल एक 12 साल अमेरिकन कंपनी में रहे और फिर 11 साल एक जर्मन कंपनी में रहे, और आजकल इन्होंने एक अपनी कंपनी बना रखी है। ही इज़ एन ऑटोमेटिव इंजीनियर। 1977 से लेके आज तक उधर ही रिहाइश पजीर हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 शेरी मजमूओं के इस खालिक का उर्दू के साथ कितनी जुड़त है कि ये अब भी आज हमारे इस ज़िक्र में, आज हमारी इस महफ़िल में शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे दरमियान उनकी किताब, उनकी शायरी, उनके इल्म व फ़न पर बात करने के लिए बहुत मोतबर, बहुत मोहतरम, बहुत मुवक्कर नाम मौजूद हैं, और मैं तयक्कुन के साथ, बड़े यकीन, एतबार, भरोसे और मान के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन सब की गुफ्तगू से आप ज़रूर हिज़्ज़ उठाएँगे, लुत्फ़ उठाएँगे। हमारी आज की साहिब सदारत शख्सियत किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैं इसलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के उनका नाम लूँगा और आप पहचान जाएंगे कि वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं। जनाब असग़र नदीम सैयद साहब, सर तशरीफ़ लाएँ। बेहतरीन ड्रामा निगार, दानिश्वर, राइटर असग़र नदीम सैयद साहब हमारे मेहमानान ख़ुसूसी में मैं स्टेज पे तशरीफ़ लाने की दावत दूँगा आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर नजीब जमाल साहब को। हमारे अगले मेहमान अमूमन शेरी और तकारीब और अदबी महाफ़िल में कपल की सूरत में नज़र आते हैं, और मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि इन जैसा अदबी जोड़ा जो है वो उर्दू शायरी को बड़े ही अरसे के बाद नसीब हुआ है। आज वो अकेले नज़र आ रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर ज़ियाउल हसन। ख़वातीन व हज़रात, 2 मुख्तलिफ़ फ़नून और उलूम को इकट्ठे कर देना, 2 हुनरों को यकजा और यकसां और इस तरह बाहम दिगर पैवस्त कर देना, मदगम कर देना कि वो
एक हुनर दूसरे को और दूसरा हुनर पहले को स्ट्रेंथन करे, एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिल के चलें, ये हुनर कम कम लोगों को नसीब होता है। तो हमारे यहाँ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो न सिर्फ़ ये कि एक तरफ इल्म शायरी यानी फ़न शायरी पर भरपूर दस्तरस रखते हैं, बल्कि दूसरी तरफ फ़न तामीरात में भी उनका बहुत दरक है, बहुत यद तूला रखते हैं इस हवाले से भी। और इनकी खूबसूरत बिल्डिंग्स, उनके बनाए हुए खूबसूरत डिज़ाइंस आपको पूरे लाहौर में नज़र आएंगे। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर गाफिर शहजाद। बहुत शुक्रिया सर आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ आपकी भरपूर तालियों में। अब इश्क़ाबाद की तरफ से ये एक शॉल ओढ़ाई जाएगी सबको, हमारे मेहमानान ख़ुसूसी और हमारे साहिब सदारत को। अब्बास साबिश साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया इश्क़ाबाद इस बेशकीमत तोहफ़े के लिए। ख़वातीन व हज़रात, अदील ज़ैदी की शायरी में एक ख़ास बात इस वजह से भी आ गई है कि वो मग़रबी महासिन भी उनके अंदर मौजूद हैं। वो तमाम तर मग़रबी औसाफ़ भी जो कि मग़रबी इल्म के और लिटरेचर के मुताले और वहाँ के सोसाइटी और मुआशरे के मुशाहिदे के बाद आपके एक साहिब दिल शख्सियत में पैदा होंगे, वो भी मौजूद हैं। उनकी शायरी पर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदारत, मेहमानान ग्रामी और सामीन कराम, उर्दू गज़ल ने कई तरह के मुतनव्वे और ख़ूबसूरत दीदा ज़ेब लिबास ज़ेब तन किए और मुख्तलिफ़ हैसियतों से मुख्तलिफ़ अहद में मोतबर और बड़े शोरा ने काबिल ज़िक्र इजाफ़ा किया। ये ऐसी बाबरकत सिन्फ़ है कि जो अपने दो मिसरों में एक जहान मानी को आबाद करने का ज़रिया बनती है। मैंने जब इस किताब का जायज़ा लिया तो मुझ पर यह खुला कि ज़ैदी साहब बहुत दूर रहकर उर्दू गज़ल की तज़ीन व आराइश का जो फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, वो गज़ल की रवायत से, क्लासिकी आहंग से और मौजूदा अहद के गज़ली तकाज़ों से मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। उनकी डिक्शन, उनका असलूब, तर्ज़ इज़हार इस बात की गमाज़ी करता है कि उन्हें मिसरे को तरतीब देना और ख़याल को बांधने का हुनर आता है। ये ऐसा हुनर है जो आसानी से हाथ में नहीं आता और उसके लिए बहुत ज़्यादा तगदो और मेहनत की ज़रूरत होती है। मिसरे तो दो ही होते हैं, लेकिन कई सतहों पर उनका जायज़ा लेने से पता चलता है कि शायर ने किस तरह तजुर्बे, मुशाहिदे, मुताले को एक ख़ास लफ्ज़ों की तरतीब के साथ बांधने का हुनर आज़माया है। ये किताब दो तीन एतबार से बहुत अहम है। पहली बात ये कि इनके तमाम मौज़ूआत कमोबेश आफाकी नौइयत के हैं। मसलन इसमें रोमान का रंग बहुत कम है, लेकिन जहाँ भी दिखाई देता है उससे पता चलता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा इनका पहलू जो है वो ज़िंदगी की बेसबाती से इबारत है, और ज़िंदगी जो अज़ली अबदी बेसबाती का इस्तारा है, इस बात की मुतकाज़ी है कि इसका खोज लगाया जाए। और हम जो मौजूद हैं और हम जो मौजूद नहीं होते हैं, इस दरमियानी अरसे में हम पे जो गुज़रती है वो उसकी क्या हैसियत है।
एक शायर किसी ख़ास नज़र से देखता है, साइंसदान अपने ज़ाविया निगाह को आज़माता है, एक मुफक्किर या दानिशवर जो है वो ज़िंदगी के बारे में अपना नज़रिया या एक ख़ास नुक्ता नज़र रखता है। शायर का नुक्ता नज़र शायद बाकी तमाम नुक्ता नज़र से ज़्यादा कीमती और वाज़ेह है, इसलिए कि उसकी अप्रोच जो है वो जज्बों से इबारत होती है और शायद बाकी नुक्ता नज़र में जज्बा उस हद तक पेवस्त नहीं होता या उतना उसमें जज्बा मौजूद नहीं होता है। तीसरा इनका मैंने पहलू देखा है और वो है नकल मकानी का। इनकी शायरी में जा बजा ऐसे अशार मौजूद हैं जिसमें दयारे गैर में रहते हुए अपनी मिट्टी के साथ एक ख़ास तरह की उनसियत और जुड़त जो है वो महसूस होती है। बहुत से शौरा के यहाँ ये दर्द देखा जा सकता है और अब्बास ताबिश साहब परिंदों के हवाले से इस दर्द का इज़हार करते हैं। और जब हम इंसानी सतह पे इसका जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है सिर्फ़ जिस्म मुंतकिल नहीं होता, बल्कि उसके साथ वो अपना कल्चर, अपनी रवायत और अपनी तहज़ीब भी साथ ही मुंतकिल कर लेता है। और फिर जिस जगह पे नमू पाता है उसकी एक ख़ास तहज़ीब या एक रवायत या कल्चर होता है। तो यूँ दो मुतज़ाद और मुतसादम कल्चर या रवायतें जब आपस में परवान चढ़ती हैं तो उसके नतीजे में कई तरह के जो है ना मसाइल देखने में आते हैं। मैंने इनकी शायरी में देखा कि ये वहाँ रहते हुए नाआसूदगी का शिकार है, ऐसी नाआसूदगी जो हरगिज़ मादी करार नहीं दी जा सकती। इस नाआसूदगी का ताल्लुक़ ख़ास जज्बों से है या एक ज़हनी कैफियत के साथ है कि जिसके नतीजे में हम मौजूद होते हुए वसाइल और आसाइशों से इस्तिफ़ादा करते हुए भी नाआसूदा रहते हैं। ये ख़ास इनका परतो जो है ना मुझे इस शायरी इस पे जिसने मुतासिर किया है। एक और इनकी शायरी का पहलू है और वो रायगानी से इबारत है। मैंने बहुत सी अशार की निशानदेही की और उन अशार को ढूंढा जिसमें इन्होंने ज़िंदगी की रायगानी के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। अब देखिए, मैं समझता हूँ मादियत का हसूल और ज़िंदगी की आसाइशों को हासिल करने के बाद भी अगर रायगानी का कोई तसव्वुर पनपता है तो वो ज़ाती से ज़्यादा इज्तमाई ज़िंदगी की अक्कासी करता है, क्योंकि हम इर्द गिर्द देखते हैं कि ज़ात से लेके समाज और समाज से लेके आफाक तक एक रायगानी का सिलसिला फैला हुआ है और रायगानी के इस सिलसिले से किसी सूरत निजात हमें दिखाई नहीं देती है। और उसकी बुनियादी वजह शायद हमारा सिस्टम है कि जिसमें रहते हुए हम ना अपनी सलाहियतों का खुलकर इज़हार कर सकते हैं और ना ही हम अपने आप को आज़मा सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी जद्दोजहद कोशिश शायद कोई और जो है ना उसको बदल के रख देता है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी एक दोस्त से मैं ज़िक्र कर रहा था कि जब मैं वाक़या करबला को देखता हूँ और महसूस करता हूँ जिसकी कई परतें या इशारे इनकी इस शायरी में भी मौजूद हैं, तो कूफा वालों को हम बहुत लान तान करते हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं कि बुलाया और उसके बावजूद बेवफाई की और उसके नतीजे में नौ इंसानी का सबसे बड़ा अलमिया रूनुमा हुआ। ये कितनी हैरत की बात है कि नौ इंसानी की तारीख़ में सबसे ज़्यादा आंसू हज़रत इमाम हुसैन के लिए बहाए गए। अलमिया ये है कि उन लोगों को पता था और वो सब जानते थे, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। मैं जब उस अहद के हालात का लम्हा मौजूद के हालात से मुवाजना करता हूँ तो यकीन जानिए हैरत में आ जाता हूँ। हमारे सामने सब कुछ होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। अभी गुज़श्ता दिनों हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ा धोखा हुआ लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। सिस्टम के साथ आप टकरा नहीं सकते और सिस्टम के साथ टकराना ये बहुत बड़ी बात है। शायर लफ्ज़ों के ज़रिए से टकरा सकता है, शायद अमली तौर पे वो इस हद तक आगे नहीं जाता है कि जिस तरह से सियासी लोग आगे जाते हैं या जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस किताब के मुख्तलिफ़ रंग हैं और तमाम रंग जाज़ब नज़र हैं।
इनकी अप्रोच ठीक और दुरुस्त है। इनको शायरी पे मुकम्मल अबूर और दस्तरस हासिल है। एक ऐसा शायर जो बहुत दूर रह के भी अपने ज़ुबान से और कल्चर से जुड़ा हुआ है, काबिल तारीफ़ है। इनकी नज़मों में जॉन एलिया के लिए नज़्म, अहमद फराज के लिए नज़्म, अपनी वालदा के लिए नज़्म और अपने एक नौजवान अज़ीज़ की वफ़ात पे लिखी गई नज़में काबिल तारीफ़ हैं। ऐसी किताब जिसमें शख्सियात पे लिखी गई नज़में मौजूद होती हैं मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर अपने इर्द गिर्द की फ़िज़ा से और लोगों से और अपने करीबी अक़रबा के साथ जुड़े हुए हैं और उसका एक रंग या परतो आपकी शायरी में भी कहीं दिखाई देता है तो असहद काबिल तारीफ़ है। पता चलता है कि आप जिनके दरमियान मौजूद हैं वहाँ आपकी मौजूदगी हरगिज़ बेमानवियत की हामिल नहीं है। ये तमाम शायरी हर एतबार से काबिल तारीफ़ है और मैं कुशादा दिल और खुले बाजुओं के साथ इसका इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब। साथ साथ में हम आपको कहीं कहीं से चीदा चुनीदा अशार भी पेश करना चाहेंगे। अदील ज़ैदी साहब के ये गज़ल के कुछ शेर देखिएगा। शम्मा जलने के बाद क्या होगा, रात ढलने के बाद क्या होगा, और चलिए चलता हूँ साथ साथ मगर, चलिए चलता हूँ साथ साथ मगर, साथ चलने के बाद क्या होगा। चलिए चलता हूँ साथ साथ मगर, साथ चलने के बाद क्या होगा। कत्ल जो हो चुके बताएं क्या, तीर चलने के बाद क्या होगा। और इस कदर नाज अपने सूरज पर, इस कदर नाज अपने सूरज पर, इसके ढलने के बाद क्या होगा, इसके ढलने के बाद क्या होगा। और रात इस सोच में गुज़रती है, रात इस सोच में गुज़रती है, दिन निकलने के बाद क्या होगा। और हैं ये सब जान के झमेले तो दम निकलने के बाद क्या होगा। ये एक गज़ल के कुछ अशार थे जिससे आपको भरपूर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने तीखे तेवर हैं उनकी शायरी के। और अब मैं बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत कम लोग हैं जो मुख्तलिफ़ हुनरों में एक ही जैसा कमाल रखते हैं। हमारे अगले मुकर्रर, हमारे अगले स्पीकर भी उन्हीं में से एक हैं, डॉक्टर गाफिर शहजाद। आपकी तालियों में। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, साहिब सदारत और दीगर दोस्त अहबाब और जनाब अब्बास ताबिश साहब। आज की इस तकरीब में मुझे कुछ कहने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक किताब पे बात करने से पहले एक एतराफ़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से जो इश्काबाद ने तकारीब करवाई हैं, जो हमारी आँखों के सामने हैं, जश्न जॉन एलिया, जश्न इफ्तिखार आरिफ, अभी पिछले दिनों मुर्तज़ा बरलास के हवाले से एक तकरीब, फिर सवाहत आसिम वास्ती साहब के हवाले से कल परसों एक मुशायरा, फिर आज ये ज़ैदी साहब के हवाले से तकरीब, आगे परवीन शाकर के हवाले से। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने खोले हुए हैं और वो रेख्ता के लेवल की एक इन्होंने वेबसाइट भी बना ली हुई है और वो भी चल रही है। तो ये अदब के साथ ही नहीं, अदीबों के साथ भी इनकी जो कमिटमेंट है और जिस तरह से उनको ये इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें इनका ममनून भी होना चाहिए और इसके लिए एतराफ़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं ये किताब देख रहा था अदील ज़ैदी साहब की, तो मुझे शायरी पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। आमतौर पे जो बाहर से लोगों की किताबें आती हैं उसके बारे में जो पहला तासुर जो कि अक्सर लोगों ने ख़राब किया हुआ है वो यही है कि उनकी शायरी सो ही होती है। तो किताब पढ़ के जब आप दो चार चीज़ें देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसका क्या लेवल है। तो मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता चला गया, फिर उनके हवाले से जो कुछ तारुफ़ी कलिमात थे उससे भी अंदाज़ा हुआ। तो मुझे बहुत हैरत भी हुई इस बात के ऊपर, और मैं यकीन करें बहुत खुशी भी हुई कि एक घराना है जो बिजनौर से ताल्लुक़ रखता है, सक्खर में वो आते हैं, यहाँ सेटल होते हैं। अब इसमें आप जहन में रखें कि जो पिछली इल्मी और अदबी फ़ज़ा है पूरी, वो घराना अपने साथ लेके यहाँ पे आ रहा है। 20 साल की उम्र में 1977 में ज़ैदी साहब जो हैं ये अमेरिका चले जाते हैं,
फिर उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और फिर बाकी शोबों में ये काम करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी इनका ताल्लुक़ बनता है। फिर जब अमेरिका में जाते हैं, ह्यूस्टन सेटल होते हैं, तो फिर ह्यूस्टन के साथ, फिर वहाँ पे इंडिया के साथ भी ज़ाहिर है। तो ये जो एक ट्रायंगल है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ह्यूस्टन भी है, तो उसने इनकी जो डेवलपमेंट है शायरी की भी और शख्सियत की भी, उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। हमें बाकायदा इसके अंदर महसूस होता है कि ज़िंदगी को जिस अंदाज से वो देखते हैं अपनी शायरी में, वो ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसे लाहौर में रहने वाला जैसे मैं हूँ, अगर शेर कहता हूँ तो आम तौर पे शायरों की शायरी ही पढ़ी और उसी से कुछ थॉट्स लिए और कुछ अपना करके मैं बना लेता हूँ, शेर शूर चल जाता है सिलसिला। ज़्यादातर हमारे दोस्त इसी तरह करते हैं। लेकिन जिसका अपना थॉट है, जो अपनी बात करना चाहता है, उसके लिए उस वक़्त बहुत मुश्किल आती है कि जब वो अपनी बात को तख्लीकी सतह पे बयान करता है। तो अदील ज़ैदी साहब ने अपनी बात की है, लेकिन उसमें ये जो एक ट्रायंगल बनती है, जो तकोन बनती है, इससे जो अर्बनाइजेशन है उसकी जो सेंसिटाइजेशन है वो हमें इनकी शायरी के अंदर नज़र आती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि वहाँ से आप आए यहाँ पे और फिर हिंदुस्तान में आपका नॉस्टैल्जिया जो है वो आपकी शायरी को कहीं निकलना ही नहीं देता। अच्छा, यहाँ पे हमें वो नॉस्टैल्जिया डोमिनेट नज़र नहीं आता। घर ज़रूर है, लेकिन वो घर ज़ाहिर है सबका अलमिया है, घर के बारे में बहुत खूबसूरत इशार हैं, बिल्कुल डिफरेंट मतलब एंगल से हैं। मैं फ़नून का जो एक गज़ल नंबर था उसमें देख रहा था, तो उसमें भी गज़ल घर के हवाले से हर शायर नहीं, बाज़ ने तो एक गज़ल में 4-4 शेर भी कहे हुए थे, लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट और था। लेकिन यहाँ हमें अदील ज़ैदी साहब का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है, क्योंकि वो वहाँ से तो हिजरत करके यहाँ पे आए, फिर दूसरी हिजरत करके वो ह्यूस्टन में गए हैं। अब वो तीनों जगह से कनेक्टेड भी हैं एक ही वक्त में, तो उनका जो ब्रॉटअप है, जो विज़न है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो हमें उनकी शायरी के अंदर रिफ़्लेक्ट होता हुआ महसूस होता है। तो ये ज़ाहिर है उनके अंदर एक तख्लीकी वफूर है, उनके इजहार की कुव्वत है जो उनको इस सतह के ऊपर अपनी बात जो है वो कहने दे रही है। तो बाकी उनका जैसे अब्बास तावी साहब से बात भी हो रही थी, मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब के साथ और जोश मलिया आबादी के घराने के साथ जैसे निस्बत रही इनकी और जिस तरह से काम, तो आप देखें ना, इस तरह के जब काम करते हैं ना, तो आपके फ़न में, आपके इल्म में, आपकी क्रिएटिविटी में एक बरकत पड़ जाती है और वो बरकत ऐसी ही है जो हमें इस किताब में नज़र आती है। और मुझे कहने दीजिए कि वो बरकत वही है शायरी की जो अब्बास ताबिश के यहाँ भी नज़र आती है कि उसने अपनी कमिटमेंट को पूरी दुनिया में फैला दिया हुआ। तो ऐसे लोग ज़ाहिर है हमारे लिए उनका दम कदम जो है वो बहुत गनीमत है और उनका बहुत काम है। हम तो नहीं, वक्त ही उसका एतराफ़ करेगा और उनको उसका समर जो है वो मिलेगा। तो जहाँ तक इनके मौज़ूआत हैं वो शाहिद अशरफ साहब ने भी बात की है, उसके अलावा भी हैं और कुछ अशार में अगर चंद एक आप इजाज़त दें तो बहुत ज़्यादा तादाद में और ख़ूबसूरत अशार हैं जो हमें इनके यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, ह्यूस्टन में जो मैंने अहमद मुश्ताक साहब के हवाले से उनकी जो किताब पढ़ी, तो उनकी शायरी के अंदर तन्हाई का बहुत ही खौफनाक एहसास, यानी इतनी तन्हाई है कि आप उनकी शायरी पढ़ते हुए परेशान हो जाते हैं कि ये ह्यूस्टन में अहमद मुश्ताक साहब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन उसी ह्यूस्टन में जब अदील ज़ैदी साहब को हम पढ़ते हैं तो हमें वो तन्हाई नज़र नहीं आती, इनके यहाँ ज़िंदगी नज़र आती है, ज़िंदगी का एक तहर्रुक नज़र आता है और ज़िंदगी की एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। और पता चलता है कि वो वहाँ पे भी, जैसे रहमान फ़ारस ने बताया कि उन्होंने पहले कुछ जॉब्स की एक दो और उसके बाद फिर अपना एक सेटअप बनाया, यानी अमली ज़िंदगी में अपना आप को मनवाया और फिर उस अमली ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो वही जो तहर्रुक है वो हमें, पॉजिटिविटी हमें उनकी शायरी में भी नज़र आती है और इसी वजह से उनकी ये शायरी बड़ी अलग और मुख्तलिफ है। और ये उनका चौथा शेरी मजमूआ है, ये भी बड़ी मतलब एक पॉजिटिव बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। तो कुछ अशार रहमान फ़ारस भी आपको सुनाएंगे और कुछ मैं भी सुनाता जाता हूँ। अदील फ़न की महारत को उसकी मानते हैं, मगर वो कितना है इंसान कह नहीं सकते। मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, अदील माँ की तरह कोई हो नहीं सकता। खुश रहो हश्र तक रहो ज़िंदा, साथ माँ की दुआएं क्या क्या हैं। अब ये देखें, और जो रिश्तों की बात हुई कि इन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से जो नज़में कही हैं, वो शायर जो शख्सियात के हवाले से नज़में कहता है
उससे फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि इसका इंसानी रिश्तों से और उनके साथ जो ताल्लुक़ है उसके ऊपर यकीन है और ये इंसानों से मोहब्बत करने वाला शख्स है। क्योंकि जब तक आपकी रिश्तों से मोहब्बत ना हो आप उनके साथ उनके बारे में इजहार कर ही नहीं सकते। और इनको एक और सहूलत भी ये रही, दयारे गैर में होने के नुकसानात तो होंगे सो होंगे, लेकिन एक सहूलत ये भी रही कि जो हमारे टॉप मोस्ट शौरा हैं जो वहाँ पे जाते रहे हैं, तो ये उनकी महफ़िलों में बैठना, उनसे कनेक्ट करना, उस लेवल पे बातें करना, सोचना और फिर उस लेवल पे अपनी शायरी जो है उसको लेके जाना, तो ये भी एक इनको सहूलत रही जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो बाकी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और लाहौर में उनको वेलकम करता हूँ। बहुत खुशी की बात होती अगर वो यहाँ मौजूद होते, बावजूद नहीं पहुँच सके, लेकिन इंशाल्लाह जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम उनको बाकायदा वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गाफिर शहजाद ने बड़ी ख़ूबसूरती से अपने ख़यालात का इजहार किया। अहमद मुश्ताक साहब का ज़िक्र किया तो हमें ये एज़ाज़ हासिल है ताबिश साहब की हमराही में अहमद मुश्ताक साहब से ह्यूस्टन में मुलाकात का। उनकी तन्हाई का ज़िक्र किया। एक शेर सुन लीजिए अगले मुकर्रर को बुलवाने से पहले अहमद मुश्ताक का कि कभी ख्वाहिश न हुई अंजुमन आराई की, कभी ख्वाहिश न हुई अंजुमन आराई की, कोई करता है हिफाजत मेरी तन्हाई की। तो एक वो इस लेवल पे फायज़ हैं कि मुशायरों की सदारत के लिए भी लोग उन्हें खींचते हैं, लेकिन वो तमाम तर मधो सताइश से और बिल्कुल मावरा बुलंद तर हैं और अलग थलग हैं। बहरहाल एक शेर अदील ज़ैदी साहब का, चूँकि वो आज मौजूद नहीं हैं, गायबाना मौजूद हैं हमारे साथ, तो बज़्म में ये उन्हीं का शेर है अदील ज़ैदी साहब का कि बज़्म में तेरे न होने का सवाल आया बहुत, बज़्म में तेरे न होने का सवाल आया बहुत, तू नहीं था आज तो तेरा ख़याल आया बहुत। इसी के साथ में अब हमारे अगले बहुत ही काबिल सद एहतराम मुकर्रर जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन को तशरीफ़ आवरी की ज़हमत दूंगा, जो कि किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मेहमानान खुसूसी, ख़वातीन व हज़रात, जिस शायर की किताब के लिए हम आज जमा हुए हैं, इसे पढ़ते हुए दो तीन बातें बहुत वाज़े तौर पर सामने आती हैं इस किताब के मुताले से। एक ये कि ये वैसे शायर नहीं हैं जैसी शायरी अब हमारे इर्द गिर्द हो रही है। उसकी शायद एक वजह यह है कि वो यहाँ नहीं रहते, जो मुझे अभी यहाँ पता लगा कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, क्योंकि जब आप किसी एक फ़ज़ा में रह रहे होते हैं तो उस फ़ज़ा के असरात मुरतब होते हैं, तो वो असरात मुझे इनकी शायरी पर नज़र नहीं आए। वो दोनों हवालों से हैं, यानी फ़नी तौर पर भी और मौज़ूआती तौर पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं शायरी के जो तवातुर से ख़ास तौर पे गज़ल के शायर हमारे यहाँ बरत रहे हैं। जैसे मोहब्बत का तजर्बा है, तो सबसे ज़्यादा शेर गज़ल के इसी तजर्बे के गिर्द घूमते हैं। दूसरा है मुआशी और समाजी नाइंसाफ़ी, तो ये एक मौजू है जो हमारी गज़ल में आपको बहुत नज़र आएगा। तीसरा मौजू है दहशतगर्दी और इससे जुड़े हुए, यानी एक आलमी सियासत का मंजरनामा भी है, और हमने इसमें जिस तरह से सफ़र किया है वो सारा उस तजर्बे का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले। और तीसरी एक चीज़ थी जो मैंने कुछ दोस्तों में तवातुर से देखी, जिनकी किताबों के मैंने दिबाचे लिखे या जिनकी शायरी पर मैंने मजमून लिखा। मुझे 6-7 बार पढ़नी पड़ती है किताब पे लिखने के लिए किताब को, तो मुझे महसूस हुआ कि एक इस्तियारा, और वो मैं समझता हूँ वो मैंने दरियाफ़्त किया है हमारी इस अपने दौर की पिछले 30-40 साल की शायरी में, वो है दुआ का इस्तियारा, जो हमारे यहाँ बहुत तवातुर से आया है। 80s के अवाखिर से लेके 90s में ये कम था, लेकिन पिछले 20 सालों में 24 सालों में ये बहुत ज़्यादा आया है। तो इसी तरह जो मिसरे की साख्त है
तकरीबन हमारे नौजवान शायर जो शेर कह रहे हैं वो 3-4 मिसरे हैं। ये बात मैंने पहले भी कई दफ़ा की है। 3-4 मिसरे हैं जिन मिसरों में वो पूरी शायरी करते हैं। ये किताब पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि ना इनके मिसरे की साख्त वो है जो रायजुल वक्त है, ना इनकी लफ्ज़ियात वो है, इनका डिक्शन भी मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कुछ इस्तियारे ऐसे हैं जो बड़ी तवातुर से आ रहे हैं, जैसे चिराग का इस्तियारा, आईने का इस्तियारा और इस तरह के, जैसे दुआ का इस्तियारा मैंने कहा। तो कुछ पिछले 70-80 साल में जिस तरह से हमारे यहाँ माहौलियाती तब्दीलियाँ आई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जिस तरह हमारी दुनिया को, हमारी आबो हवा को तबाह बर्बाद किया है, तो शायरों ने और अदीबों ने इसका लाशऊरी तौर पे नोटिस लिया है। और हमारे यहाँ इस्तियारे की सतह पर भी और मौजू की सतह पर भी फितरत और उसके इस्तियारे आए हैं, जिसमें परिंदों के इस्तियारे हैं, फूलों के इस्तियारे हैं, दरख्तों के इस्तियारे हैं, बाग और चमन के इस्तियारे हैं, या इवन जो सूरज चाँद सितारे या कहकशाएँ, ये ज़्यादा हमारी शायरी में पिछले कुछ अरसे से, पिछले 30-40 सालों से हुई हैं। इनकी शायरी में इसमें से कुछ नहीं है। ये बिल्कुल और तरह के शायर हैं। फिर गज़ल बनाने के या गज़ल कहने के आप कहें कि 2 तरीके हैं। एक ये कि आपके जहन में कुछ मसाइल, मामलात या मौज़ूआत होते हैं जिनको पेश नज़र रख के आप मुख्तलिफ़ ज़मीनों में गज़लें कहते हैं। एक तजर्बा तो हमने देखा कि हमारे कुछ शायर ऐसे हैं जो कुछ ज़मीनें करते हैं, बनाते हैं, कॉइन करते हैं, और फिर वो ज़मीन ख़ुद बहुत शेर कह रही होती है। यानी वो जो काफ़िया और रदीफ़ और बहर है वो शेर कहता है, शायर शेर नहीं कहता। ये एक तजर्बा भी हमारे यहाँ आया है। तो इस शायरी में मुझे वो बात भी नज़र नहीं आई। ना इनका कोई ख़ास मसला है कि ये मौज़ूआत मैंने ज़रूर लेके आने हैं। अमूमन आप देखते होंगे कि पूरे मजमूए में 8-10 मौज़ूआत हैं जो मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ियात, मुख्तलिफ़ इस्तियारे बदल के आते रहते हैं। इनके यहाँ ये वाली सूरत भी नहीं है। ये काम करते हैं गज़ल, यानी जो मुझे लगा इस किताब को पढ़ते हुए कि ये शेरी तजर्बे को थोड़ी सी आज़ादी देते हैं। ज़ाहिर है जब कोई शायर शेर कहता है तो उसके वजूद से भी कुछ शेर निकलते हैं, और कुछ शेर ऐसे हैं जो रिवायत से निकलते हैं, और कुछ शेर ऐसे हैं जो उसके अहद से निकलते हैं। तो दूसरी चीज़ मुझे इनको पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि इनका मुताला बहुत है शायरी का। सिर्फ़ जदीद शायरी का ही नहीं बल्कि क्लासिकी शायरों, ख़ास तौर पर हमारे जो दोनों बड़े शायर हैं मीर और गालिब, उनके मुताले की झलकी मुख्तलिफ़ सूरतों में हमें बाज़ औक़ात उनके किसी टुकड़े से वो ज़मीन बना लेते हैं, बाज़ औक़ात उनके ज़मीन में शेर कहते हैं। और दूसरा, इन्होंने 10-12 शायरों के नज़र तो किए हैं। जब हम नज़र करते हैं हमें पता है कि हम जब किसी शायर या अपने से बड़े शायर की ज़मीन में शेर कहते हैं तो हम उसकी नज़र कर देते हैं किताब। वो कम गज़लें हैं। एक उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद इनकी गज़लों की वो है जो दूसरों की ज़मीनों में है, और ज़्यादातर वो उनके सीनियर शायरों की ज़मीनों में है। तो इससे मुझे जो महसूस हुआ इनके मिजाज का कि इनके लिए नई ज़मीनें भी हैं, ये नहीं कि नहीं हैं, वो भी हैं। काफ़ी तादाद गज़लों की ऐसी है, लेकिन उनसे ज़्यादा तादाद उन गज़लों की है जो दूसरे बड़े शायरों की, अहम शायरों की ज़मीनों में है। वो सबसे ज़्यादा तादाद उन गज़लों की है। तो इसका मतलब है कि शायर के लिए ये बात ज़्यादा अहम नहीं है कि उसने कोई यानी गैर मामूली शेरी कारनामा सर अंजाम देना है। इस किताब में कहीं भी इस चीज़ का इजहार नहीं होता। इसका यहाँ इजहार इस बात का होता है कि शायर के पास कुछ है कहने के लिए। वो क्या है? वो ज़ाहिर है मेरी उम्र के यानी लगभग मेरे हमअसर जितने भी हैं उन सब का एक बड़ा मसला है जो इनके यहाँ भी है।
और वो है कि वो जिस दुनिया के लोग हैं, ये तकरीबन आपको इस मेरी हम उम्र या मुझसे सीनियर्स, जैसे हमारे असगर नदीम सैयद साहब बैठे हैं, नजीब जमाल साहब बैठे हैं, इनकी हम असरों में और इनके बाद की जो मेरी और मेरी एक नस्ल बाद तक के लोग, वो लोग जिन्होंने 20वीं सदी में ज़िंदगी गुजारी है, जो इनके यहाँ भी है, वो है ज़िंदगी बदल गई है, मुख्तलिफ हो गई है। तो यहाँ मैं आपको कुछ शेर सुनाऊँगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा उससे। कुछ शेर जो आपने सुने हैं उससे भी आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो मुतमईन नहीं है अपने इर्द गिर्द से, अपने इर्द गिर्द की दुनिया से। तो ये जो अदम इत्मीनान है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुहर्रिक उनके शेर कहने में ये है कि वो जब इस दुनिया में फिट इन नहीं होते, जब इस दुनिया में अपने आप को एट ईज़ फील नहीं करते, तो अपनी दुनिया वो ख़ुद बनाते हैं। वो ये शायरी की दुनिया है, ये कुछ उनकी अपनी दुनिया है, कुछ हमारे बड़े शायरों की दुनिया है, जिससे मिल के वो एक अपनी फ़ज़ा बनाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इनकी शायरी को पढ़ते हुए बहुत, यानी उसके लिए किसी ज़हानत की ज़रूरत नहीं है इस बात को जानने की, कि इनके यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद छोटी बहर की गज़लों की है और उसमें मिसरे बड़े शार्प होते हैं। आपने अभी इन्होंने रहमान फ़ारस ने आपको एक गज़ल सुनाई, उस गज़ल में कोई शेर भी मुझे ऐसा नहीं लगा जो बहुत शार्प मिसरे ना हो जिसमें, और वो बड़ा गुंधा हुआ बना हुआ शेर ना हो। और तो छोटी बहर में एक दो चीज़ें होती हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं जो उसकी खसूसियत है। मसलन ये कि वो फ़ौरन स्ट्राइक करती है पढ़ने वाले को, अगर वो यानी वो गज़ल बनी हुई है, शार्प है, तो जैसी कि इनकी हैं, तो वो निस्बतन दरमियानी बहरों या तवील बहरों की निस्बत ज़्यादा जल्दी हमारे वजूद को स्ट्राइक करती है, ख़ुद उनके अपने वजूद को भी स्ट्राइक करती है। दूसरा, उसमें मिसरे ऐसे आ जाते हैं, चूँकि छोटे उसकी अल्फाज कम हैं, तो उसमें ज़रबुल मिसल बनने की सलाहियत भी उनमें ऐसे बहुत सारे मिसरे आ जाते हैं। ये तकरीबन आप देखें कि हमारी उर्दू में छोटी बहर की जितनी भी शायरी हुई उसमें बेशुमार ज़रबुल अमसाल हम तक पहुँची हैं, तो वो भी एक सलाहियत इनकी शायरी में मौजूद है। मैं एक गज़ल में से कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। ये जो मैंने जितनी भी आपसे बातें अर्ज़ की हैं उनकी तौसीक भी होती है कि आपका एतबार करता हूँ, ये ख़ता बार बार करता हूँ, और लिख के किस्से वफ़ा का राज मियाँ उंगलियों पर फिगार करता हूँ, उससे प्यारी कहाँ कोई शय है जान तुझ पर निसार करता हूँ। आप ये देखें, वो पीछे जो ज़मीन भी वहीं से बनी हुई है और वो स्ट्राइक करती है। और अगला मिसरा, जो नहीं जानता वफ़ा के असूल, मैं नहीं जानता वफ़ा क्या है, जाने क्यों उससे प्यार करता हूँ, खाक का पैरन ही काफ़ी था उसको भी तार तार करता हूँ। या एक और गज़ल के कुछ शेर देखें। चलते चलते थक गए अब तो कदम, चलते चलते आ गया आँखों में दम, खुश हुआ करते थे जिसको देख कर उसको हुई क्यों आँख नम, और चलते चलते खो गईं खुशियाँ कहाँ, चलते चलते आ गए क्यों साथ गम, और चलते चलते कितना बदला ये जहाँ, चलते चलते तुम रहे तुम हम न हम। तो इस तरह के मिसरे और इस तरह की मौज़ूआत और इस तरह की शायरी है। मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शायर कहलाते हैं उनमें से बहुत से ये बेहतर शायर हैं। और मुझे खुशी है कि मुझे अब्बास ताबिश साहब की वजह से इस शायर पर गुफ्तगू करने का मौका मिला और उनको पढ़ने का भी मौका मिला। ये मैं हमेशा ही अपने उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार होता हूँ जिनकी वजह से मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ जानने का मौका मिलता है। तो ये शायरी बहरहाल ऐसी मुझे लगी कि इसको पढ़ना चाहिए था मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब आपकी इस पुरमग़ज़ गुफ्तगू के लिए। मीर की नज़र एक इन्होंने उन्हीं की ज़मीन में कुछ अशार कहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से गायबाना आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ कि नाम सुनता हूँ तेरा जब भरे संसार के बीच,
नाम सुनता हूँ तेरा जब भरे संसार के बीच, लफ्ज़ रुक जाते हैं आकर मेरी गुफ्तार के बीच। लफ्ज़ रुक जाते हैं आकर मेरी गुफ्तार के बीच। एक ही चेहरा किताबी नज़र आता है हमें, एक ही चेहरा किताबी नज़र आता है हमें, कभी अशार के बाहर कभी अशार के बीच। एक ही चेहरा किताबी नज़र आता है हमें, कभी अशार के बाहर कभी अशार के बीच। दिल की बातों में ना आ यार के इस बस्ती में, रोज़ दिल वाले चुने जाते हैं दीवार के बीच। दिल की बातों में, इकराम भाई, दिल की बातों में ना आ यार के इस बस्ती में, रोज़ दिल वाले चुने जाते हैं दीवार के बीच। और जिस तरह अब ये शेर इस बात का गम्माज़ है कि उनका जिस्म मगरिब में है लेकिन उनका दिल इधर मशरिक़ में ही अटका हुआ, कि जिस तरह टाट का पैवंद हो मखमल में अदील, जिस तरह टाट का पैवंद हो मखमल में अदील, मगरबी चाल चलन मशरक़ी अक़दार के बीच। तो ये एक उनकी गज़ल में से कुछ अशार थे आपकी खिदमत में।